आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है, क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखा जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री, दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग। comparative degree, that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए, दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे आईआर लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है, अब क्या? क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो ये नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। चलिए देखिए आगे। द फ्लावर स्मेल सो वेल, ध्यान रखा जाएगी। कह रहा है क्या कि इस फूल का सुगंध बहुत बढ़िया है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, मैं दो तरह का आपको इंट्रोडक्शन इलस्ट्रेशन में आपको दर्शाया था कि दो तरह का आप यूज करेंगे एडजेक्टिव को। एक होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन के ठीक पहले यूज करते हैं और प्रेडिकेटिव में हम वर्ब के साथ टैग करके एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्मेल क्या है? वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला तो एडवर्ब होता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, लेकिन उसी वर्ब में आपको याद रखना होगा कि एक वर्ब होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन, अनुभूति वाली क्रियाएं। हाँ, ध्यान रखा जाए कुछ वर्ब होते हैं स्टैटिक्स वर्ब जो कि आपके मोड को दर्शाते हैं। तो स्टैटिक वर्ब, परसेप्शन वाले वर्ब, इनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। हर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, ये सत्य है। लेकिन परसेप्शन दर्शाने वाले वर्ब को, स्टेट्स वर्ब जो होते हैं, इनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं क्या यूज होगा? एडजेक्टिव होगा। अब यहां पर आपको मैं दर्शा रहा हूं कि गुड और वेल दोनों आपको याद रखना है। इसी तरह बैड और इल, इनको भी आपको याद रखना है। याद रखे गुड एडजेक्टिव है अच्छा के अर्थ में, और वेल जो है वो एडवर्ब है। बैड भी एडजेक्टिव है,
इल का प्रयोग एडवर्ब, बुरा के अर्थ में एडवर्ब के रूप में किया जाता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव में आता है लेकिन वो अर्थ बदल जाता है। आपको याद रखना है अभी कि बैड क्या है तो एडजेक्टिव है, इल एडवर्ब है। अब एक बात बताइए, स्मेल को क्वालिफाई करना है। स्मेल क्या है? परसेप्शन, अनुभव करने वाला, अनुभूति वाला ये वर्ब है। तो अनुभूति वाला वर्ब है तो इसके लिए हमको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। सो गुड के जगह, सो वेल के जगह सो गुड यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर, हिज सिस्टर इज मोर देन 30। याद रखा जाए, कह रहा है क्या कि हिज सिस्टर इज मोर देन 30। थोड़ा सा याद रखें, ये मोर देन कब यूज होता है? मोर देन तो तब होता है जब किसी के कंपैरिजन में कोई चीज ज्यादा हो। ऐसे आपको एक और अंतर बता दूं कि मोर देन और ओवर अक्सर टकराते हैं। तो मोर देन कहां यूज होता है? तो यदि कहीं न्यूमेरिकल्स का तुलना करने लगे, कहीं डिजिट आदि आदि के कंपैरिजन में अगर करने लगे, या क्वांटिटी आदि आदि अगर ज्यादा होने लगे, तो मेनी या मच दोनों के कंपैरेटिव फॉर्म में हम मोर देन यूज करते हैं। परंतु एक अंतर जरा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि अमेरिकन इंग्लिश में हमेशा अमेरिकन लैंग्वेज में मोर देन को की प्राथमिकता देते होंगे, ज्यादा लोग बोलते हैं। और जो ब्रिटिश यूज है उसमें हम ओवर का प्रयोग देखते होंगे। फिर भी यदि एज दर्शाना हो, यदि हाइट दर्शाना हो, मेजरमेंट दर्शाना हो, तो वैसा दायरा में मोर देन कभी नहीं आता है। चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, हर जगह यूज क्या होता है? ओवर यूज होता है। कहीं कहा जाता है कि आप का उम्र बहुत ज्यादा है, यू आर मोर देन एज, नहीं यू आर ओवर एज। वहां मोर देन नहीं ओवर का प्रयोग करते। तो अब बताया जाए कि मोर देन 30 नहीं, क्या यूज करेंगे? 30 का यहाँ मतलब गिनती आंकड़ा नहीं है, यहाँ उसका उम्र का बात हो रहा है। तो उम्र का बात होगा तो मोर देन के जगह पर क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर, it is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems। कर है क्या कि मेरा काम नहीं है कि उन लोगों को सलाह दूं कि जो सेंसिबल नहीं है और वो अपने प्रॉब्लम्स को डील नहीं करते हैं, मैं उनको सलाह देते फिरूं। नहीं, ये मेरा ड्यूटी नहीं है। मैं भी ये मानता हूं मेरा ड्यूटी नहीं है। कुछ लड़के आते हैं और सीधे सीधे आकर ये लगते हैं अपने अनुसार बात रखने। हम आपको फॉलो क्यों करें? आप हमको फॉलो कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। और जितना आप जीवन में सावन देखे होंगे उतना हम भादो देख के बैठे हुए हैं। तो अनुभव तो कड़वा आपसे लिए हैं, एग्जाम से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड। देखिए एक सर सज्जन लिख रहे हैं, प्रिंस बैठा, सर एडवर्ब क्लास में नहीं किया हूं। तो क्या आप नहीं किए हैं तो हम एडवर्ब अभी कहाँ पढ़ाए हैं इसमें? बताइए। अभी अभी तो बोल रहा हूं कि जितना आप सावन देखे हैं मैं उतना भादो देखा हूं। तो जितना दे रहा हूं वो अनुभव है, उसको पकड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस क्या है? तो बाबू अनकाउंटेबल है। एडवाइस पढ़े होंगे नाउन चैप्टर में, एडवाइस एडवाइस भी अंतर में बोला था। तो एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल यदि हो जाएगा तो उसके पहले ए एन लगाने का क्षमता किसी को है? अनकाउंटेबल में ए एन तो लगता नहीं है। ए एन लगता कहाँ है? तो काउंटेबल के साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल में। तो ऑप्शन नंबर कौन बना? On Sundays, my father stays in the bed till 10 o'clock reading Sunday paper। कह रहा है कि संडेज को मेरे पिताजी बेड पर ही रहते हैं 10 बजे तक और पेपर पढ़ते हैं। क्या पिताजी हैं? आप समझ सकते हैं कितना शानदार पिताजी हैं इनके। अब बात कर रहा है कि ऑन संडेज माय फादर स्टेज इन द बेड। नहीं, फ्रेज होता है इन बेड, ध्यान रखा जाए। वहां इन द बेड नहीं, इन बेड होता है। याद रखेंगे, द नहीं लगेगा। फ्रेजल यूज हम बोले हैं कई बार आपसे कि आर्टिकल चैप्टर में याद रखिए, नियम पर चलने वाले आर्टिकल तो तंग करते ही करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा तंग कौन करेंगे? तो फ्रेजल यूज में जितने आर्टिकल आएंगे वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए उनको इससे आप तैयारी करते जाइए। क्वेश्चन के माध्यम से हम इतना तैयारी करा देंगे, इतना तैयारी करा देंगे कि एग्जाम को औकात नहीं है कि उससे ऊपर जा पाए। इसलिए घबराइएगा मत। चलिएगा, इन द बेड नहीं इन बेड होगा। ऑप्शन नंबर कौन? आई एम नॉट द मैन इज कीपिंग माई फैमिली इन डार्क।
ध्यान रखा जाए। कह रहा है कि आई एम नॉट द मैन, मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपने परिवार को डार्क में रखूं, अंधेरे में रखूं। तो एक बात बताइएगा, आपको अभी अभी मैं बोला था एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जो कि हु लगा के आया था कि मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपने परिवार को डार्क में रखूं। तो ऐसे हु ऐड कर देते तो सही होता है कि आई एम नॉट द मैन हु इज कीपिंग, नहीं तो इज हटा दो तो डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यहां से डिफाइन कर देता है। तो बनेगा कि आई एम नॉट द मैन कीपिंग माई फैमिली इन डार्क। आपको ऑप्शन मिल गया होगा, इज हट जाएगा। ऑप्शन नंबर, आई बॉट ए कार यू वर टॉकिंग ऑफ, जिस कार के बारे में आप बात कर रहे हैं मैं वही कार खरीदा हूं। एक बात और भी हमको बताइए, आई बॉट मैं खरीदा, वही कार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बात बताएंगे, आप जिस कार के बारे में बात कर रहे थे वो कार तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो कार क्या है, निश्चित हो गई है। तो निश्चित हो गई है तो ए कार किस में बदल जाएगी, द कार में। अभी बोला हूं कि इनडेफिनिट इंट्रोडक्शन के लिए ए एन, डेफिनिट सर्टेन सर्टिफाई करना हो तो दी, और यदि यूनिवर्सल ट्रेडिशंस में डालकर बात करना हो तो आर्टिकल हट जाता है। ऑप्शन नंबर कौन, योर फॉल्ट इज सुपीरियर देन माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर मायने में आपका जो गलती है मेरे गलती से बहुत बड़ा है। तो याद रखिएगा यह सत्य है कि जनरली ए कंपैरेटिव फॉर्म इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन देन। Oh, in most of the cases, you can see that comparative form is followed by preposition than. But those comparative forms which are borrowed from Latin, those comparative forms which are borrowed from Latin and ending in or are followed by to, not by than. वैसा comparative form जो लैटिन भाषा से borrowed है और उसका अंत किससे होता है तो ओ आर से होता है, तो उसमें दैन नहीं टू आता है। मूलतः मोस्टली दे आर 7 इन नंबर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, ये और याद रखेंगे इनके साथ टू लगता है। एल्डर भी तो अभी कहे ओ आर से नहीं अंत हो रहा है, लेकिन एल्डर का भी याद रखिएगा, उसका भी क्वेश्चन आता है टू आता है। तो बोलिए सुपीरियर दैन होगा कि सुपीरियर टू होगा, आंसर नंबर। His car is more bigger than that of us। एक बात बताइएगा, तो बिग का कंपैरेटिव क्या यूज किए हैं, बिगर देन, तो चलेगा। लेकिन जब बिगर देन कंपैरेटिव हो ही गया तो ये मोर क्या कर रहा है, डबल कंपैरेटिव्स आर नॉट यूज्ड फॉर द सेम एडजेक्टिव। डबल कंपैरेटिव्स आर नॉट यूज्ड फॉर द सेम एडजेक्टिव्स। याद रखें डबल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन बना, बी। इन साइंस, विज्ञान में, द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। विज्ञान में उस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है जो दुनिया को अपनी बात समझा पाता है, बल्कि उसके को क्रेडिट नहीं मिलता है जिसके दिमाग में पहले आइडिया आया था। ध्यान रखें, राइट्स बंधु के बारे में आप देखे होंगे तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग फ्लाइट उड़ाने का आइडिया डेवलप किए थे, लेकिन जो दुनिया को कॉन्सेप्ट दे दिए वो उनको ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, मतलब उन्हीं को दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो वही कर रहा है, क्रेडिट उनको मिलता है। इन साइंस चलेगा, द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु। एक बात और बताइए, उससे यदि किसी चीज को डिफाइन करेंगे इसका मतलब कि उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, क्रेडिट जाता है उस व्यक्ति को जो दूसरे को कन्विंस करता है। तो व्यक्ति को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, व्यक्ति पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो जब किसी को डिफाइन किया जाएगा तो वो निश्चित हो जाएगा और उसके पहले ए नहीं की लगाया जाएगा। अब देखिए, द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन, फिर यहां पर क्लियर कर दिया है, आंसर नंबर ए। प्रोफेसर वॉज गिविंग लेक्चर इन द क्लास, कह रहा है क्या कि प्रोफेसर साहब क्लास में लेक्चर दे रहे थे। तो कोई प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे थे, तो आप बताइएगा कि उस प्रोफेसर का कहीं चर्चा है पहले से या तो नहीं।
तो उनको इंट्रोड्यूस करना हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो इंडेफिनिट इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि क्या बनेगा कि ए प्रोफेसर वाज गिविंग लेक्चर इन द क्लास, एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे थे। और यदि प्रोफेसर साहब से का पहले जिक्र होता, पहले से पता होता कि वो प्रोफेसर साहब थे, तो उस प्रोफेसर के पहले दी लगा देते तो फिर आसान हो जाता। लेकिन यहां क्या हो जाए, ए प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर ए। आई हैव नेवर सीन ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा हूं ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, इस तरह का प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं देखा हूं। तो ए काइंड ऑफ कैसे होगा मेरे भाया, मैं इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखा हूं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सर्टिफाइड है, प्रॉब्लम जो है पहले से क्लियर है। अतः ध्यान रहे, तो वहां पर क्या बनेगा कि आई हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम नहीं देखा हूं। तो अब आपको जवाब मिला होगा, यहां ये तो द काइंड कर दे, नहीं तो सीधे लिखिए ना कि दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ईच स्पेंड देयर लाइफ लेविशली, धनी लोग अपना जीवन बड़ा ऐशो आराम से गुजारते हैं। तो बताइएगा कि रीच होगा कि द रीच होगा। धनी लोग कह रहा है क्या, कि आपको पता होगा कि दी प्लस एडजेक्टिव शोज द एंटायर रेस ऑफ द सेम क्वालिटी, एंटायर ह्यूमन रेस ऑफ सेम क्वालिटी, यानी किसी क्वालिटी सहित ह्यूमन प्रजाति को दर्शाया जाता है। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग। ऑलरेडी स्पेंड वर्ब लगाया है V1 में, इसका मतलब कि ये प्लूरल है, तो द रिच यूज होगा। आंसर नंबर, मनीष इज टॉलर ऑफ राहुल एंड श्याम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव जो है वो कई सेंस में क्वेश्चन जनरेट करता है। मैं आपको आज का शुरुआत में ही बोला हूं कि आज जो मैं क्लास आपको दे रहा हूं, आज जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, इसके अलावा भी एडजेक्टिव का एक क्लास दूंगा। अगले सैटरडे भी बूम बूम में एडजेक्टिव रहेगा, उसमें 250 क्वेश्चन अलग रहेगा और उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। इसको मैं इंट्रोडक्शन के रूप में दे रहा हूं, जबकि वर्ब में हमें लग रहा है कि 500 से 600 क्वेश्चन होगा। तो वर्ब में भी कुछ ऐसा ही करूंगा कि एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जो जो चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होंगे उससे हम लड़ने का तरीका आपको आसान करते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो मनीष इज टॉलर ऑफ, यहां पर आपको नियम क्या होता है ध्यान दे, बी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म, बी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म प्लस ऑफ प्लस प्लस टू, टू पर्सन्स और थिंग्स, पर्सन्स और थिंग्स। याद रखिएगा, ऑफ के इसके बाद होता है प्लस में टू पर्सन्स और थिंग्स। अब आप जरा सा ध्यान दें, बी प्लस कंपेरेटिव फ्रॉम प्लस ऑफ, इस कंपैरिजन को क्या कहा जाता है कि कंपैरिजन इन सेलेक्टिव सेंस। हमेशा ये 1:2 का कंपैरिजन होता है, एक का कंपैरिजन किन्हीं दो के साथ, तो वहां 1:2 का कंपैरिजन होता है और उसके पहले कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी दी लगाया जाता, तो टॉलर होगा कि द टॉलर होगा, तो बनेगा कि मनीष इज द टॉलर ऑफ राहुल एंड श्याम। तो राहुल एंड श्याम दो गो हो ही गए, यहां डायरेक्ट टू भी लिख सकते हैं कि राहुल इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, द टू स्टूडेंट्स, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांतों में, ही पुट फॉरवर्डेड द लास्ट वन कि लेटर वन। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, आपको याद होगा कि दो की चर्चा में फर्स्ट और लास्ट नहीं होता, दो की चर्चा में फॉर्मर और लेटर आता है। लेकिन जब चर्चाएं दो से ज्यादा की होने लगी तब फर्स्ट और लास्ट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई आपको जवाब कौन मिला होगा, ऑप्शन नंबर सी। डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ। ध्यान दें, जैसे आप पढ़े हैं एल्डर में टू लगता है, उसी तरह याद रखिएगा कि कहीं प्रेफर का प्रयोग हो और प्रेफरेबल का प्रयोग हो। ध्यान रखा जाए कि ये सब जो होते हैं ये इनबॉर्न कंपैरेटिव है,
इनका पॉजिटिव नहीं होता, इनका सुपरलेटिव भी नहीं होता, ये अपने आप में बाय बर्थ क्या है, तो ये कंपैरेटिव ही यूज होते हैं। इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। प्रेफरेबल के साथ प्रेपोजिशन टू। प्रेफरेबल का सेंस क्या है कि इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू, या तो सुपीरियर कहें या बेटर, इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू अदर। किसी चीज को तुलना में बेहतर मानना हो, प्रेफर करना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि प्रेफरेबल यूज करेंगे और उसके साथ देन नहीं टू यूज करेंगे। तो डेथ इज प्रेफरेबल टू लाइफ। आंसर नंबर कौन? इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। युद्ध के बाद ही एहसास होता है, किसी को भी लोग एहसास करते हैं कि ये युद्ध कितना ये कितना भयावह स्थिति था। तो एक बात बताइए कि ये सैद्धांतिक बात कर रहा है, युद्ध के बाद ही ये ट्रेडिशनल बात कर रहा है, यूनिवर्सल बात कर रहा है, कि युद्ध के बाद ही किसी को एहसास हो पाता है कि यह कितना भयावह स्थिति था। तो एक बात बताइएगा कि जब इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे यूनिवर्सल सेंस में, तो आफ्टर द वार की आफ्टर ए वार होना चाहिए। इट इज ओनली आफ्टर ए वार इज ओवर, जब कोई युद्ध अंत होता है तब रियलाइज होता है लोगों को। आंसर नंबर कौन बनेगा? राम्या इज अ ब्रेड विनर इन द फैमिली। कभी कभी आपको बता दूं कि ओनली का प्रयोग, ओनली का प्रयोग होता है बेस्ट के सेंस में, याद रखें वहां सुपरलेटिव सेंस में हो जाता है। वहां पर ओनली का प्रयोग बेस्ट के अर्थ में हो जाता है, सुप्रीम के अर्थ में हो जाता है। याद रखें वहां पर हमको याद रखना है कि यहाँ राम्या इज अ ब्रेड विनर इन द फैमिली, तो ए ब्रेड विनर नहीं द ब्रेड विनर होगा। यहाँ द ब्रेड का सेंस हो जाएगा द ओनली ब्रेड विनर। याद रखें ओनली का सेंस परफेक्ट के सेंस में भी सुपरलेटिव यूज होता है, सुपरलेटिव का सेंस देता है और सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करता है। तो यहां पर बनेगा कि राम्या इज द ओनली ब्रेड विनर, सॉरी द ब्रेड, राम्या इज द ब्रेड विनर। इसका मतलब क्या है कि द ओनली ब्रेड विनर, द ब्रेड विनर का ही अर्थ निकल जाएगा द ओनली ब्रेड विनर। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। ये जो सुपरलेटिव का सेंस देते हैं ये सुपरलेटिव होते नहीं है। हाँ, क्राइम अलर्ट कोई लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कानपुर नगर से प्रणाम सर। चलिए प्रणाम आपको भी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए तब बढ़ते हैं आगे। 100 पर हम चैट करेंगे, 100 के बीच में किसी का चैट न देखें, हम तो हमारे लिए बेहतर है, आपके लिए भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई एक्सपेक्ट ए गुड बिजनेस, आई एक्सपेक्ट ए गुड बिजनेस इन समर सेशन। यही गलती है। याद रखें कि जितने सेशन के नेम हैं, समर, विंटर, रेनी, यदि हम यूज कर रहे हैं तो इनके पहले स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई आर्टिकल यूज न करें, इनमें नो आर्टिकल होता है। परंतु याद रखें कि यदि इनके साथ वर्ड जुड़ जाए सीजन, तो ये अपने साथ डी ग्रहण करते हैं। यदि समर, विंटर आदि आदि का प्रयोग करेंगे तो कोई आर्टिकल मत यूज कीजिए, लेकिन यदि इनके साथ, इनके पहले, अगर सॉरी इनके आगे यदि सीजन वर्ड ऐड हो जाए तब दी निश्चित लगेगा। तो बताइएगा कि दी सीजन लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा? द समर सीजन होना चाहिए। आंसर नंबर, आफ्टर ही हैड रेड the two first chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting। पर है क्या कि 2 चैप्टर ही महज पढ़ने के बाद नोवेल का, और उसको लगने लगा कि एक ही सिटिंग में वो पूरा का पूरा नोवेल पढ़ दिया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ द टू फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। अभी अभी आपको बोला हूं कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 तरह से यूज होते हैं, जिसमें पहला हम बोले थे कि वो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके रूप में आता है, और दूसरा जो हम डेफिनिट या एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं
उसको भी दो तरह से यूज करते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल्स। और दूसरा हम आपको बोले हैं कि इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, ये सब। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव बोले थे, ईच, एवरी। तो अब बताता हूं कि यदि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स दोनों एक साथ रहे तो याद रखिएगा ऑर्डिनल्स हमेशा प्रीसीड करेगा कार्डिनल्स का। ये ऑर्डर से रिलेटेड है। एक पॉइंट मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो उससे क्वेश्चन है कि ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स दोनों रहे तो ऑर्डिनल हमेशा पहले रहता है और कार्डिनल्स हमेशा बाद में यूज होगा। तो याद रखें कि यहां टू फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। अब आंसर नंबर कौन मिल गया है? ए। हाँ, याद रखिएगा कि यदि ऑर्डिनल्स प्लस कार्डिनल्स को वर्ब या नाउन का जरूरत पड़ेगा तो हमेशा प्लूरल यूज कीजिएगा। जब अकेला ऑर्डिनल्स रहता है तो सिंगुलर होगा, कार्डिनल्स में वन के साथ सिंगुलर, बाकी के साथ प्लूरल। लेकिन यदि ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स दोनों एक साथ रहे तो वर्ब हमेशा, नाउन हमेशा प्लूरल। तो देखिए द फर्स्ट टू, नाउन क्या यूज किया है? प्लूरल। चैप्टर सही है। No man in our colony is as rich as he is। ध्यान रखा जाए, हमारे कॉलोनी में कोई भी आदमी उतना धनी नहीं है जितना कि वो। तो एक और भी थोड़ा सा यहां पर विचार कीजिएगा। नो मैन का यूज किया है। एक डिग्री में पॉइंट होता है एक्सक्लूजन, इंक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूजन है। तो एक्सक्लूजन क्या होता है? तो किसी चीज को बाहर निकालता है, दायरा से बाहर निकाल देता है, उसे एक्सक्लूजन कहते हैं। अब एक बात बताइएगा, राम किसी भी लड़के से ज्यादा लंबा है, तो ईमानदारी से बताइए कि राम लड़का है कि नहीं? तो है। राम किसी भी लड़के से ज्यादा लंबा है, तो क्या राम किसी भी लड़के से ज्यादा लंबा हुआ तो राम भी लड़का हुआ, तो क्या वो अपने आप से भी लंबा है? नहीं। राम किसी भी लड़के से ज्यादा लंबा है तो क्या राम अपने आप से भी लंबा हुआ? क्योंकि राम भी तो लड़का है। नहीं। तो होना क्या चाहिए कि राम किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा लंबा है तो राम अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया, वो बाहर निकाल लिया। तो उसके लिए तीन वर्ड आपके पास आता है, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। ये तीनों वर्ड यूज कहां होते हैं? तो या तो कंपैरेटिव में यूज करते हैं, कंपैरिजन में, नहीं तो पॉजिटिव में जी। यदि एज का कंपैरिजन किया जाता है वो भी एक कंपैरेटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ, पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर के साथ, वहां पर भी इन तीनों का यूज कर सकते हैं। गलती से भी कभी सुपरलेटिव में अदर वर्ड का प्रयोग न करेंगे, यही अक्सर धोखा देता है। सुपरलेटिव में यदि अदर का एक्सक्लूजन देने लगे तो निश्चित रूप से गलत है, कभी सुपरलेटिव में आने मत दीजिएगा। तो अब बताइएगा कि नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। हमारे देश में कोई भी आदमी उतना धनी नहीं है जितना कि वो, तो वो खुद भी तो एगो आदमी है, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो बनना पड़ेगा कि नो अदर मैन, कोई भी अन्य आदमी उतना नहीं धनी है जितना कि वो। तो अब ऑप्शन नंबर आपका कौन बना है? ए। ऑफ द टू आंसर्स, इन दो आंसर्स में दिस इज डेफिनेटली बेटर। फिर वही आपका गेम आ गया है, कह रहा है कि ऑफ द टू का कंपैरिजन है। अभी अभी तो मैं बोला हूं कि दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म, प्लस में ऑफ, अब प्लस द टू, याद आ रहा है? तो वही तो गेम है कि यहां ऑफ द टू को पहले खींच लिया है, ऑफ द टू आंसर्स। दिस इज डेफिनेटली बेटर नहीं, द बेटर होगा। आंसर नंबर डी, जिसे हम कंपैरिजन इन सेलेक्टिव सेंस बोलते हैं। आपका जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। सी आस्क्ड हिम, उसने पूछा, व्हाट इट वाज, वो क्या चीज था, that made him so much stronger and braver than any man। वो कौन सा चीज था जो कि उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बनाता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा,
यहां से पूछे तो ये पॉइंट तो सही है, व्हाट इट वाज, वो क्या चीज था, ये भी सही है, दैट मेड हिम, जो उसे बनाया, सो मच स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर, कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म कैन बी प्रीसीडेड बाय मच और फार। याद रखें, कंपैरेटिव फॉर्म को और स्ट्रेस देना हो, यदि उसके इंटेंसिटी को बढ़ाना हो, तो उसके पहले मच या फार आता है। कभी कभी सुनते होंगे बेटर, फिर सुनते होंगे ये वाला मच बेटर होगा, ये वाला फार बेटर होगा, तो बेटर कंपैरेटिव, उसके पहले मच या फार यूज किए तो कोई दिक्कत नहीं है, मच बेटर फार बेटर का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो अब बात ये एक बनता है, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि मच बेटर, अब मच को भी क्वालिफाई करने के लिए सो आ सकता है, तो सो मच बेटर भी हो सकता है, तो सो मच स्ट्रॉन्गर सही है, एंड ब्रेवर देन एनी मैन, एनी अदर मैन, अभी तो बोला हूं एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है, तो बोलिए एक्सक्लूजन का नियम पर यहां डी हो गया। एट लास्ट ए वॉरियर इन हिम was thoroughly amused, कर है कि अंततः उसके अंदर का जो योद्धा था वो बिल्कुल आनंदित हो गया। यानी कर है क्या कि ए वॉरियर इन हिम, या ऐसा मत समझिएगा कि वॉरियर कोई अलग है, हिम कोई अलग है, उसके अंदर का जो सोया हुआ योद्धा था वो जग गया। अब एक बात यहां पर बनता है कि जब कभी ऐसा कंडीशन आए कि किसी के आंतरिक क्वालिटी को निकालकर बाहर दर्शाया जाए, वहां किसी के दायरे में छुपा क्वालिटी ऐसे पेश करें कि आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का ईमानदारी, या ये कहें कि आपके अंदर का डकैत, आपके अंदर का चोर, तो वहां पर वो डी ग्रहण करता है। तो वहां एट लास्ट ए वॉरियर इन हिम नहीं, द वॉरियर इन हिम। आंसर नंबर, ऑनेस्टी ऑफ द बॉय वाज प्रेजवर्दी, उस लड़के का ईमानदारी काबिले तारीफ था। तो एक बात यह भी है कि यहां ऑनेस्टी है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। अब जब यूनिवर्सल या ट्रेडिशनल बात करेंगे तब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी चलेगा, लेकिन यहां ऑनेस्टी कोई यूनिवर्सल का बात नहीं हो रहा है, किसी लड़के का ईमानदारी वो पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, उसे डेफिनिट वे में पेश कर रहे हैं। तो अब डेफिनिट वे में पेश करेंगे तो ऑनेस्टी के जगह पर द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? What kind of problems have you? आपके पास किस तरह का प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, what में ए आता है, what में ए आता है कब आता है? जब कभी हम आश्चर्य दर्शाते हैं, वहां एक्सक्लामेटरी फॉर्म में, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में चर्चा किए थे, व्हाट अ पेन, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तो कहते हैं व्हाट ए पेन, व्हाट एन आइडिया, आपको हम बताए थे। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, ये तो प्रश्न कर रहा है सीधा सीधा, तो प्रश्न करेंगे तो सीधे बनेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव यू, यहां ए का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे जनरल सेंस बताते हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये अपने पहले ए भी लेते हैं, दी भी लेते हैं, और निश्चित प्रकार का बात करेंगे तो ए लेगा, निश्चित प्रकार कहते हैं इसी प्रकार का, तो वहां पर द सॉर्ट ऑफ, द टाइप ऑफ यहां यूज होता है। लेकिन ये आर्टिकल बंद कर देंगे कब? जब ये WH वर्ड से प्रीसीड होने लगेंगे तब। तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, तो वहां पर आर्टिकल नहीं होता है, तो आंसर ए होगा। राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles, मच देन 2 miles, दैन लगा के 2 miles से तुलना कर दिया, तो मच क्या है? तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है, और मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव क्या होता है? तो मोर। तो बताइएगा कि दैन लगाया है तो कंपैरेटिव होगा, ऐसे भी मोर देन खूब रट्टा मारे होंगे आप लोग। देयर वेयर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, देयर में वेयर लगाया, ए नंबर ऑफ के अनुसार देखिए, देयर जो होता है उसे इंट्रोडक्टरी बोला माना जाता है। इंट्रोडक्टरी देयर किसको फॉलो करता है? वर्ब के लिए, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्स को फॉलो करता है, उसके अनुसार वर्ब ऐड कराता है। तो ध्यान दें, ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स के आधार पर वर्ड लगा है, कोई दिक्कत नहीं है,
इन द पार्टी, बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां पार्टी में थी, बट इट वॉज रागिनी, लेकिन वो रागिनी थी हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए फ्रेज है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, यानी अट्रैक्शन का केंद्र के रूप में वही थी, तो वहां द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग एंड टू डू आवरसेल्व्स। किसी चीज के बारे में बात करना ज्यादा आसान है वो जो अपने उस काम को करने से। ध्यान रखा जाए, यहां तुलना कर रहा है, तयन लगा के तुलना कर रहा है कि ज्यादा आसान है बात करना किसी चीज के बारे में वो काम खुद करने से। तो बोलिए कंपैरिजन करेंगे तो इजी यूज करेंगे कि इजियर यूज करेंगे? इजी का कंपैरेटिव। आंसर नंबर, there is no air in फुटबॉल। ध्यान रखें, कह रहा है कि फुटबॉल में हवा नहीं है। आपको एक बात बता दूं, स्पोर्ट्स के नाम में आर्टिकल नहीं आता। स्पोर्ट्स के नाम में आर्टिकल नहीं आता। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इन सब के नाम में आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी एक चीज उल्टा बनता है कि कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स के नाम होते हैं जो कि स्पोर्ट्स के थिंग्स को डिनोट करते हैं, यानी इंट्रोड्यूस करने लगते हैं किसी वस्तु को, तो वहां पर उस वस्तु के लिए तो दी लगाया जाएगा। तो फुटबॉल में हवा नहीं है तो क्या स्पोर्ट्स यानी उस खेल में हवा नहीं है कि गेंद में हवा नहीं है? तो गेंद वो वस्तु हो गई, तो खेलने की सामग्री जो होगी वो तो दी ले लेगी। तो वहां इन फुटबॉल के जगह इन द फुटबॉल होना चाहिए। आंसर नंबर, he will come before the midnight, he will come before the midnight। जी नहीं, याद रखें, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट जो भी यूज करें ये आर्टिकल मत लगाइएगा इसमें। फिर से सुनिए, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, इनमें आर्टिकल मत यूज कीजिएगा। मॉर्निंग इवनिंग जो दो वर्ड है ये थोड़ा सा एक धोखा देता है। क्या धोखा देता है कि जब इन के फ्रेजल सेंस में जाता है तब दी चालू करता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन यदि जनरल सेंस में कहें कि सुबह सुहाना होता है तो कहना पड़ेगा कि मॉर्निंग इज फ्रेश, शाम अंधेरा लाता है, इवनिंग ब्रिंग्स डार्कनेस। वहां द इवनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शाम में आएगा तो ही विल कम इन द इवनिंग, तो वहां पर द लग जाएगा। लेकिन यहां पर द बाई द मिडनाइट नहीं, बाई मिडनाइट होगा। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाई बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वेर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स। कृष्णा दौड़कर कहां गया? तो ग्रोसरी में, बगल के ग्रोसरी में गया। ran to the nearby grocery store to nearing a grocery store to buy biscuits as his parents, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि गेस्ट आएंगे। तो कृष्णा ran to the nearing कोई सेंस है वर्ड नहीं है, ये कैसा कोई वर्ड यूज में आता ही नहीं है। तो क्या होता है कि नियरेस्ट यूज करेंगे तब तो हो जाएगा कि ran to the nearest grocery store। तो या तो यहां नियरेस्ट यूज करें और नहीं तो नियर बाई का प्रयोग होता है। नियर बाई का अर्थ होता है बगल में, तो अब या तो नियर बाई यूज करें और नहीं तो नियरेस्ट यूज करें। आंसर नंबर कौन बनेगा? ब्रेकफास्ट वी हैड टुडे वाज वेरी टेस्टी। मैं पहले चर्चा कर दिया हूं कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इस सब में आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यदि कहीं निश्चित करना हो तो आर्टिकल लगेगा। हाँ, इसी का एक भाई है मील, याद रखिएगा कि मील दी लेता है, आई हैव टेकन द मील, ऐसा यूज होता है, मील में दी लगता है। लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, रिफ्रेशमेंट्स इस सब में आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं। परंतु ये कह रहा है कि नाश्ता जो हमने आज किया तो वो नाश्ता तो फिर पर्टिकुलराइज हो गया, तो उसको सर्टेन बनाने के लिए उसमें तो दी लगेगा ना। जो नाश्ता जो हमने किया तो उसमें तो हमें को द ब्रेकफास्ट लगाना पड़ेगा कि द ब्रेकफास्ट वी हैड टुडे। आंसर नंबर ए।
ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, वो आज के जमाने का सबसे बढ़िया कलाकार है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य है, लीस्ट रिकॉग्नाइज कि वो सबसे कम ख्याति प्राप्त है। तो अब एक बात हमको बताइएगा कि यहाँ बेस्ट में सुपरलेटिव में दी लगाएंगे तो लिस्ट होगा कि द लिस्ट होगा? ये भी तो सुपरलेटिव है। लिटिल लेस देन द लिस्ट, आंसर नंबर कौन बना? डी। No source of energy is so cheap as the solar energy in the present age of energy crisis. अब फिर वही गेम है, एक्सक्लूजन का फॉर्मूला। जब भी कभी नो के साथ आइएगा तो अदर ऐड करके एज या सो एज लगाइएगा। जब भी सो एज के कंडीशन में नो के साथ शुरुआत मिलेगा तो नो अदर लगाइएगा। एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है, ये बनेगा। एक्सक्लूशन का फॉर्मूला है कि नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी। आंसर नंबर कौन बना? ए। द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड एंड एनी अदर सही यूज किया है, एनी अदर रोड इन द सिटी। लिंक रोड जो है वो किसी भी अन्य सिटी से ज्यादा रफ हो गया है। तो अब बताइएगा कि तुलना कर दिया कि देन एनी अदर, तो अब काहे को दिमाग ज्यादा लगाइएगा, रफर यूज करें या दी हटा दें? तो बनेगा कि हैज नाउ बिकम रफर देन रोड भी है ना, तो ए लगेगा। एक चीज याद रखिए यहां पर, यदि कोई कंपैरेटिव फॉर्म अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर आएगा, तुलना में भी कंपैरेटिव फॉर्म यदि अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल लेकर आएगा तो अपने पहले ए एन जरूर ग्रहण करेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। राम इज ए स्मार्टर स्टूडेंट देन श्याम, सीधा सीधा कहें कि राम इज स्मार्टर देन श्याम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट डाल दिए स्मार्टर स्टूडेंट, तो उसके पहले ए लगना चाहिए। राम इज ए स्मार्टर स्टूडेंट देन श्याम। तो चलिए, आपको जवाब मिला होगा, ए रॉफर रोड होना चाहिए। We will have a good production this year. हमें इस साल अच्छा उत्पादन मिलेगा। If the nature supports us, यदि प्रकृति हमको सपोर्ट करती है। याद रखिए दो वर्ड, एक वर्ड है सोसाइटी और दूसरा वर्ड है नेचर। इस नेचर का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति, ध्यान रखा जाए। प्रकृति नहीं, प्रकृति, ध्यान दें। यदि प्रकृति हमें समर्थन दे तो इस साल बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो सोसाइटी और नेचर के साथ आर्टिकल जनरल सेंस में नहीं आता, जनरल सेंस में नहीं आता। लेकिन यही सोसाइटी जब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाने लगता है, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाने लगता है, तो वहां पर दी लगता है। द रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुने होंगे आप लोग। याद रखें, नेचर जो है आपके स्वभाव पर्टिकुलराइज होने लगे तो दी ले लेगा, लेकिन जनरल सेंस में यहां पर आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। अतः द नेचर हटेगा, सीधे होगा नेचर। आंसर नंबर, द सोसाइटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल। फिर गलती है, सोसाइटी के पहले दी नहीं लगेगा। ये तो डिफाइन किया जा रहा है सोसाइटी को कि सोसाइटी जो है हर तरह के लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पर फिर सोसाइटी में आर्टिकल नहीं लगेगा। आंसर नंबर ए। सोसाइटी संस्था को दर्शाएगा तो दी लेगा। द फादर हैज ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट दिस टास्क। पिताजी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि ये टास्क कंप्लीट करें। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, ह्यूमैनिटी, ये मैन, वुमेन, यदि ये ग्रैंड सेंस में दे, बड़े सेंस में दे, यूनिवर्सल सेंस में दे, अब तो इनमें आर्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे फादर मदर में जनरल भी किसी भी सेंस में दी आता नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कि यदि कहीं सेंस ऐसा दे दे कि किसी का पर्टिकुलराइज कर दे निश्चित रूप से, तो वहां पर दी लग सकता है। वहां पर हम कहते हैं, उसको अलग सेंस में लिखाते दर्शाते हैं कि गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन।
लेकिन बेहतर वहां पर भी द फादर नहीं, फादर ही होना चाहिए। तो फादर में दी हटाइएगा, सीधा बनेगा कि फादर हैज ऑर्डर्ड। यहां फादर, मदर, ब्रदर, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, इन सबसे आर्टिकल से बचिए जब तक कि कहीं पर्टिकुलराइज न किया जाए। आंसर नंबर, जॉन इज बेटर प्लेयर देन स्टूडेंट। फिर अभी अभी बोला हूं कि यदि कंपैरेटिव फॉर्म को फॉलो करने के लिए कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो अपने पहले आर्टिकल ए एन ग्रहण करेगा, कंपैरेटिव फॉर्म भी। तो ऑप्शन नंबर कौन बना है? ए। माई बोथ फ्रेंड्स आर वेरी हैंडसम एंड हार्ड वर्किंग। मेरे दोनों दोस्त जो हैं वो बहुत हैंडसम और हार्ड वर्किंग है। ये पॉइंट अक्सर विद्यार्थी को धोखा देता है, क्योंकि बचपन से तो वो उल्टा ही ये लड़ते हुए आया है। इस पॉइंट से वो क्या यूज करता है, कहता है कि मेरे दोनों दोस्त, जबकि होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के पहले यूज होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स माई और जानते होंगे, माई और आवर, देयर, हिज, हर, वो हमेशा उसको प्रिसीड करेगा, उसको जब भी आएगा तो पहले यूज होगा। तो बताइएगा कि माई बोथ फ्रेंड्स कि बोथ माई फ्रेंड्स? बोथ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। आपकी सारी कलमें नहीं चल रही हैं, मतलब कोई कलम नहीं चल रही है, आपकी सारी कलमें बेकार हैं। योर ऑल पेन्स नहीं, ऑल योर पेन्स होना चाहिए। मेरे दोनों दोस्त, माई बोथ फ्रेंड्स नहीं, बोथ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, जबकि हम लोग शुरू से ही गलत यूज करते आते रहे इसको। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? He said that he felt nervous. उसने कहा कि वो नर्वस फील कर रहा है। Because a friend of his, क्योंकि उसके दोस्तों में से एक had given him a very bad news, एक बहुत बुरा न्यूज दिया है उसको। तो बताइए न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ए स्लॉट ऑफ न्यूज करने पर हम काउंटेबल बना सकते हैं। पीस ऑफ न्यूज, स्लॉट ऑफ न्यूज यूज होता है, लेकिन यहां अनकाउंटेबल है तो वेरी वाइड न्यूज तो चलेगा, लेकिन ए नहीं चलेगा। आंसर नंबर, ऑर्डिनरली, प्राय, वेन इन डिफिकल्टी, जब हम परेशानी में पड़ते हैं। रेणुका, ऑर्डिनरली वेन इन डिफिकल्टी, जब परेशानी में। रेणुका प्रेफर्स अभी अभी प्रेफरेबल का चर्चा किए थे। कीपिंग हर काउंसिल, काउंसलर मतलब होता है कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, साफ साफ कहें वकील। ऑर्डिनरली वेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल। देन नहीं, प्रेफरेबल के सेंस में देन नहीं, टू आता है, पढ़े होंगे। आंसर नंबर, दीज ऑल पेन्स आर वेरी कॉस्टली। ये सभी कलमें बहुत कॉस्टली हैं। अभी अभी तो बोला हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी बोला हूं कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पॉसेसिव के पहले होते हैं। अब फिर याद रखेंगे कि इसी नियम से रिलेटेड एक बात है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इज दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इनके भी पहले यूज किए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव के भी पहले। तो एक बात बताइएगा कि दीज ऑल की ऑल दीज, ये दोनों कलमें बढ़िया चल रही हैं। दीज बोथ पेन्स आर की बोथ दीज पेन्स आर, तो बोथ दीज पेन्स आर होना चाहिए। तो उसी आधार पर ऑल दीज पेन्स होना चाहिए। जवाब कौन मिला है? ऑप्शन नंबर, माई दिस कार रन्स वेरी स्मूथली। ध्यान रखा जाए, फिर वहीं पर गेम एक और फंस गया है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले होता है। मेरी यह कलम बहुत महंगी है, माई दिस पेन नहीं, दिस माई पेन का प्रयोग होना चाहिए। आपकी वो वाली कार बहुत शानदार थी, योर दैट कार नहीं, दैट योर कार का प्रयोग करें, जबकि जो सही है वही देखने में गलत लग रहा है, इसलिए सावधान रहिएगा इससे। आपको जवाब मिल गया होगा कि यहां पर
इस माई कार होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन who does nothing but find out faults in others। करे कि मैं पसंद नहीं करता वैसे लोगों को जो कि कुछ करते हैं नहीं और दूसरों का केवल नुक्स निकालते रहते हैं। तो ध्यान दें, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन, ऐसा नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ मैन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा आप यूज करते होंगे। तो यहां पर ए मैन नहीं, आंसर नंबर कौन बनेगा? The captain declared that, कैप्टन ने यह घोषणा किया कि his ship had carried, उसके जहाज पर no less than 300 passengers on the last voyage। voyage होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। पर है कि कैप्टन ने यह घोषणा किया कि उसके शिप पर 300 से ज्यादा लोग नहीं थे उसके पिछले वॉयज पर, पिछले यात्रा पर। तो बताइएगा कि यदि करे कि काउंटेबल्स के लिए करे कि उससे ज्यादा नहीं थे तो काउंटेबल में ही लेस कैसे लगाया? जबकि आपको पता होगा कि फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, little, less than, the least, ये भी है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये फ्यू जो है ये काउंटेबल्स को कवर करता है, जबकि लिटिल जो है अनकाउंटेबल्स को कवर करता है। तो यदि वो कह रहा है, हाँ एक चीज याद रखिएगा कि डेटा का यदि कहीं मान का बात करना हो, किसी डेटा का मान अगर उसका बताना हो तो वहां डेटा के लिए लेस देन, ग्रेटर देन यूज होता है, इसलिए उस पर ज्यादा दिमाग अभी मत लगाइएगा। ये कह रहा है कि नो लेस देन, यहां मान का बात नहीं है, गिनती की बात है। तो यहां लेस नहीं, क्या होना चाहिए? फ्यूअर देन का प्रयोग होना चाहिए। नो फ्यूअर देन 300 पीपल अब पैसेंजर। आंसर नंबर कौन बना? डी। He has given me drinking boiled water, उसने मुझे पीने के लिए उबला हुआ पानी दिया। ध्यान दें, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ये क्या है? तो वाटर नाउन है, इसको विशेषता बता रहा है। ये ध्यान दें, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बोलते हैं। ध्यान दें, जब वर्ब से हम एडजेक्टिव की भूमिका निभाने को उसे विवश कर दें या वो निभाने लगे तो वो होता है पार्टिसिपल। वो दो तरह से यूज होता है। ऐसे तो तीन मूल रूप से सेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव का काम लिया जाए, पास्ट पार्टिसिपल जो उसके पार्टिसिपल फॉर्म से यानी भीतरी आदि आदि से यूज करके करें तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में दर्शाया। अब ध्यान दीजिए, यहां एक नियम फिर ऐड हो रहा है आपको कि यदि कहीं पास्ट पार्टिसिपल ईडी वाला आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल रहे तो याद रहे कि पास्ट, याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल पहले आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में यूज किया जाता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि भीतरी से बना एडजेक्टिव, V3 मेड एडजेक्टिव पहले होगा और V4 मेड एडजेक्टिव बाद में होगा। तो अब बताइएगा कि उसने पीने के लिए मुझे उबला हुआ पानी दिया तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर होगा कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर होगा? बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। आई कैन सी दिस ग्लास ब्रोकन विंडो। ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा भी विचार कीजिएगा। आई कैन सी दिस ग्लास ब्रोकन विंडो, कर है कि ग्लास का टूटा हुआ विंडो। ये गलत है। फिर आपको बता दें कि वर्ब मेड एडजेक्टिव जो है वो कभी भी मटेरियल बेस्ड एडजेक्टिव से पहले होता है। एक चीज और याद रखिए, जब कहीं नाउन्स का अंतिम में बहुत सारा एडजेक्टिव हो तो नाउन के सबसे करीब में उसका डिफाइनिंग मटेरियल ही होता है।
उसका डिफाइनिंग यदि ज्यादा हो, बहुत 4 गो 5 गो 4 5 6 7 जितना एडजेक्टिव लगा दे, लेकिन उसमें अगर मटेरियल भी होगा तो मटेरियल नाउन के सबसे करीबी में जाएगा। तो याद रखिएगा कि वर्ब मेड एडजेक्टिव जो है वो मटेरियल मेड एडजेक्टिव से पहले होगा, प्रीसीड करेगा। तो ग्लास ब्रोकन कि ब्रोकन ग्लास विंडो, नाउन के ठीक करीब में ग्लास आना चाहिए मटेरियल का चीज। तो याद रखें कि ऑप्शन नंबर कौन बना है, सी। इन स्पाइट ऑफ ए roughly search of the business premises, the tax authorities couldn't find any incriminating documents in a spite of a roughly search। देखिए ए लगा दिया है, इसका मतलब ये सर्च किस रूप में है, तो नाउन के रूप में। सर्च किस रूप में आया, नाउन के रूप में। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब कैसे होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए। एल वाई जोड़कर, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर कुछ हैं ऐसे पर्टिकुलर एडजेक्टिव जिनको कि एडवर्ब बनाया जाता है। यदि एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करेगा, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, क्लॉज को क्वालिफाई करेगा, ये सब करता है। लेकिन नाउन को डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ये नहीं हो सकता। हाँ, इसके बीच में एक एडजेक्टिव रहता तो सही हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पर रफली नहीं, सॉरी थॉरोली नहीं, थॉरो सर्च में बदलना पड़ेगा। आंसर नंबर ए। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices। जब घर में आग लगी तो जितने लोग थे वो चीखने चिल्लाने लगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि when the house was set on the fire नहीं, set on fire ये फ्रेज होता है, आग लगना, set on फायर। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आर्टिकल का जितना नियम आपको ज्यादा खतरनाक लगेंगे, उससे ज्यादा खतरनाक फ्रेज में यूज होने वाले आर्टिकल हैं। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना मिले उसे धरोहर और अमानत समझ के हमेशा अपने साथ रखिएगा। सेट ऑन द फायर नहीं, सेट ऑन फायर। आपका 100 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। कैसे